हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को। इसका पहला क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं और इसमें क्या कहा गया है देखते हैं कि अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है और वो अपनी बेटी से एक आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 साल जो पहले यानी कि मेरी जो आयु थी ये तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी, यानी कि मैं तुम्हारे एज से 7 गुने का था उस समय। तो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और इसके अलावे क्या कि 3 साल बाद, यानी कि अब से जो प्रेजेंट में हम दोनों का एज है, अब से 3 साल बाद क्या होगा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, 3 गुने का हो जाऊंगा जो अभी तुम्हारी आयु है उससे। तो क्या ये इंटरेस्टिंग है? इजंट दिस इंटरेस्टिंग? तो इसको क्या करना है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक वे में और एंड ग्राफिकली, दोनों तरीके से हम लोगों को ये एक्सप्रेस करना होगा। तो देखते हैं, जैसा कि ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें 2 वेरिएबल्स को लेकर हम वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्ताब के एज को, यानी कि इसको तो अलजेब्रा के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे ही। इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, ना कि सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग रिप्रेजेंट ही करेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देख सकते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो इस तरीके से करेंगे कि मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एजेस लिख देते हैं, प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मान लिए कि इसमें प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब का और उसकी जो बेटी है, दोनों का एज क्रम से क्या है, आफ्ताब का एक्स और इसका वाई ईयर्स है। ठीक, अब इसको हम लोग यानी कि एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिक वे में एज वेल एज ग्राफिक वे में, यानी कि उसको ग्राफ में भी दिखा देंगे। लेकिन यहाँ तो ग्राफ में दिखाना नहीं है, दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको मिटा दिए। क्वेश्चन को समझ चुके हैं। क्या आफ्ताब का कहना था? आफ्ताब का कहना है कि 7 साल जो पहले, यानी कि अभी की आयु इसकी है एक्स ईयर्स और उसकी जो बेटी है, समझ लेते हैं पहले, डॉटर जो है वाई ईयर्स की है। तो 7 साल पहले इसकी आयु, 7 साल पहले, यानी कि केस फर्स्ट में क्या कहा गया है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसमें 7 years माइनस कर दिए और इसकी भी आयु 7 साल पहले की आयु से ही तुलना की गई है। तो यानी कि अपनी आयु आफ्ताब जो ये किया है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी 7 years माइनस कर देंगे कि 7 साल पहले की बात है तो दोनों 7 साल बैक में जाएंगे। तो इसमें भी 7 years को माइनस करेंगे, इसमें भी 7 years को माइनस करेंगे। और इसका क्या कहना था कि जो 7 साल पहले जो बेटी की उसकी आयु है उससे ये 7 गुना है, यानी कि इससे 7 गुना है। तो इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तब इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी अलजेब्रिक वे में तो हम एक्सप्रेस कर दिए, ये पहला केस। दूसरा केस भी करना पड़ेगा इसी तरीके से। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि इसमें कहा गया कि अब से 3 साल बाद, यानी अब आप कह रहे हैं 3 साल बाद, तो अभी की आयु है एक्स ईयर्स, उसमें 3 प्लस कर दिए, तो अपनी बेटी की आयु के तिगुने के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ बेटी की आयु 3 साल बाद, तो इसमें भी लेना पड़ेगा, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ y+3 ले लिए। अब अच्छा, और इससे तिगुने के बराबर है ये, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके यानी कि डॉटर की जो मतलब उम्र है उसमें 3 गुना कर दिए, तब ये इसके उम्र के बराबर। तो ये हो गया, यानी दोनों केस हम इसमें रिप्रेजेंट कर दिए और फिर ग्राफिकली देखेंगे क्या होगा। तो इसको लिखते हैं, मान तो चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन, या फ्रॉम क्वेश्चन सिर्फ लिखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, कि ये जो पहला केस था, क्या केस था कि 7 साल जो बेटी की जो 7 साल पहले उम्र है उससे 7 गुने के बराबर है, तो ये हो गया। अगर इसी को हम लोग एक्सप्रेस करें इक्वेशन फॉर्म में, तो x-7, इसको 7 और ऐसे हो जाएगा x, इसको y को इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा, और ये -7 रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। तो x-7y, अच्छा ये
कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके का, यानी कि हम जो इक्वेशन बताए होंगे इस चैप्टर के समरी में कि एक्सप्रेस जो करते हैं कुछ इस तरीके का a2y प्लस a1 और ये b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम यहाँ लिख दिए इसको। अच्छा, ये तो था फ्रॉम क्वेश्चन, पहला कंडीशन यही है। दूसरा क्या था? दूसरा था अगेन लिख देते हैं, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। ये कहा गया था 3 साल अब के बाद, अब से बाद की बात कर रहे हैं तो इतना अब आपका एज हो जाएगा, और तो उसकी बेटी का भी एज इतना, तो इससे 3 गुने के बराबर है तो 3 गुना इधर कर दिए। तो इसको भी एक्सप्रेस अगर करना हो यानी कि, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x3y प्लस 9, फिर ये सब वेरिएबल्स नंबर सब इधर ले आते हैं, 3y इधर तो ऑलरेडी 3 है ही, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो इस तरीके का हो जाएगा। फिर यहाँ अगर देखेंगे तो, और फिर ये दोनों क्या करना होगा, -6 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से दूसरा भी इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक पेयर तैयार हो रहा है इक्वेशन का इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन होगा ये, ठीक। अच्छा, इसको तो हम लोग अलजेब्रिक वे में तो एक्सप्रेस कर दिए कि ये होगा और ये होगा, रिप्रेजेंट सिर्फ करना, इसमें आंसर तो नहीं मांगा गया है कि इसका क्या आंसर होगा, एज नहीं पूछा गया है, तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ग्राफिकली कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले वो वैल्यू टेबल निकालेंगे, x माइनस 7y प्लस कितना है 42, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सही है, तो क्रॉस चेक कर लिए, ये दोनों इक्वेशन देख रहे हैं। अब इसी को ग्राफिकली कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले वैल्यू टेबल देखेंगे तो क्या, वैल्यू टेबल ऑफ x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसका अगर वैल्यू टेबल देखें तो इस तरीके का खींच लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, यानी कि वो कार्टेशियन प्लान पे। तो क्या करेंगे, यहाँ एक्स का कोई भी ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर ले लें, थोड़ा सूटेबल ले सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी लें, जैसे कि 7 ही लेते हैं, यहाँ अगर 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7y, और इसको इधर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 7, फिर ऐसे ये 7y हो जाएगा, ये 49 इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो ये 7 लेने से ये 7 हो रहा है। अगर y का वैल्यू 0 ले लें तो उस केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सॉरी, x का वैल्यू अगर 0 ले लें तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है, यहाँ ये 0 ले लिए, 7y प्लस ये 42 इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे तो ये 42 ये वाला उधर ले जाते हैं तो ये 42 इक्वल टू 7y हो जाएगा, और इस तरीके से ये 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 6। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया हम लोगों के पास। कौन कौन से पॉइंट्स हुए हैं वो देखते हैं। एक है 7 7, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, और एक देख रहे हैं एंड 0 और 6। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर ग्राफ में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो इसका अगर हम देखें तो 7 7 कहीं ना कहीं जाएगा, फिर 0 और 6 कहीं ना कहीं जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, ये होगा। तो वो ग्राफ शीट पे आप लोगों को करना है खुद, और उसके बाद फिर इसका अगर वैल्यू टेबल देखें इसका, तो फिर ऐसे ही x और y लेके वैल्यू टेबल बनाना होगा हमको, यानी कि कुछ भी x का वैल्यू ले लें। जैसे कि अगर हम ले लें 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 3 लिए, जैसे कि x के बदले में 3 लिए, -3y और -6 इक्वल टू 0 है, तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं 3 - 6, इसको इधर ले जाएं तो 3y हो जाएगा, ये -3 इक्वल टू 3y हो गया। इस तरीके से y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यहाँ -1 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 लें तो क्या होगा, यहाँ अगर 0 लें x का वैल्यू, ये x का वैल्यू 0 लें तो इस केस में क्या होगा कि -6 इक्वल टू 3y हो जाएगा, और y इस तरीके से -2 आ जाएगा। यहाँ 0 लेने पे y का वैल्यू -2 आ रहा है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स होगा, 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट्स है 3 और -1, और दूसरा पॉइंट है 0 -2। तो ये देख रहे हैं कि इसका भी हम लोग पॉइंट्स निकाल लें, इसका भी अगर इसी को रिप्रेजेंट करेंगे 3 और -1 है तो 3 यानी कि 3 इधर और -1 कहीं ना कहीं इधर आएगा, और 0 और -2, 0 कहीं नहीं जाना है और -2 कहीं यहाँ आ गए, और फिर इसी को अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को यानी कि दिखने वाला है। अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लिए हैं, कोई नंबर प्लेस नहीं किए हैं, ऐसे हम बताएं। और जहाँ जिस जगह अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे इस जगह,
तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा और ये वाई का वैल्यू हो जाएगा। और इस तरीके से यानी आफ्ताब और उनकी बेटी के आयु का पता चल जाएगा। तो ये हो गया। और अगर यानी अलजेब्रिक वे में देखें तो वो तो हम लोग पहले ही मेथड बहुत पढ़ चुके हैं, उसमें 3 मेथड हम लोग एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वो तीनों मेथड को देख चुके हैं। ये रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग वो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ देख लेंगे, इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देंगे और वो खुद करें। द कोच ऑफ अ क्रिकेट team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later, she buys another bat and 3 balls of the same kind for 1300 रुपीज़। तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसका सिर्फ क्या करेंगे, तो इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, वही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या कहा गया है कि एक कोच है, कोच एक ट्रेनर ही कह सकते हैं, ट्रेनर है क्रिकेट टीम के लिए, तो वो बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। यानी कि ये जो है कोच वो एक यानी कि बैट और कुछ बॉल्स को खरीदते हैं। तो अगर वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स, अगर 6 बॉल लेते हैं तो उसका यहाँ जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट यहाँ लिख देते हैं, टोटल ये कॉस्ट है, और ये बॉल्स के नंबर है, नंबर ऑफ़ बैट्स ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ बैट्स और नंबर ऑफ़ बॉल्स है। तो ये है, तो इसका कॉस्ट इसको कितना पर आ रहा है, कितने रुपीज़ का आ रहा है। फिर कहते हैं लेटर, फिर वही कोच खरीदती है अनदर बैट, या बैट सिंगुलर फॉर्म है तो इट मीन्स कि वो एक ही बैट है, वो एक बैट और फिर 3 बॉल्स को खरीदती है, 3 बॉल्स को, वो कोच फीमेल है। तो द सेम काइंड यानी एक ही तरीके के, यानी कि जो जिस मतलब ब्रांड के या जिस कंपनी के वो पहले खरीदी होगी वही उसी तरीके के वो दूसरा भी, ये दूसरा भी जो खरीदी है सेम काइंड के, तो वो उसका कितना पड़ा है, उसका कॉस्ट आ गया 1300 रुपीज़। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक कोच है क्रिकेट कोच, वो खरीदती है 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए में, 3900 रुपीज़ में, और फिर उसी तरीके के एक बैट और 3 बॉल्स को खरीदती है वो 1300 रुपीज़ में। तो फिर इसको एक्सप्रेस कर देते हैं अलजेब्रिक वे में, तो हम करेंगे, अब लोगों को वो ग्राफिकली करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका अगर सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन, तो क्या हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल बी, एक एक्स रुपीज़ मान लेते हैं एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल, यहाँ कॉस्ट ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। एक बैट की कीमत कितना है, एक्स रुपीज़, और एक बॉल की कीमत वाई रुपीज़, यहाँ एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़ है क्रम से। ठीक, उसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, या फर्स्ट केस जो होगा, या तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिख सकते हैं, यानी अगर लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, या तो केस फर्स्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जो लिखने का जो प्रेफर करें। यहाँ केस 1 लिखते हैं हम। पहला केस क्या था कि क्या है, 3 बैट्स की कीमत क्या हो जाएगा, 3x और 6 बॉल्स की कीमत, यानी एक बॉल की कीमत यानी वाई रुपीज़, तो 6 बॉल के 6 वाई, बहुत ही सिंपल है। और टोटल कॉस्ट इनको
आ गया इतने रुपीज़ का। तो इसमें रुपीज़ यहाँ उसके सिंबल को यहाँ शो नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा जो केस होगा यहाँ लिख देते हैं केस टू। केस टू क्या हो जाएगा कि एक बैट है, एक बैट की कीमत एक्स रुपीज़ और फिर 3 बॉल्स है। तो एक बॉल की कीमत हम लोग वाई रुपीज़ माने हैं, तो 3 बॉल्स है तो 3 वाइज हो गया। और इस तरीके से टोटल कॉस्ट कितना आ गया था 1300 रुपीज़ का। तो ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। तो ये इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक वे में दोनों को एक्सप्रेस कर दिए। बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह के इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, यानी कि ज़्यादा बेसिक लेवल से ज़रूरत नहीं होती है कि हम लोग ये सीखें, लेकिन फिर भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160 after a month। एक महीने के बाद the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 रुपीज़। तो इस सिचुएशंस को ग्राफिक वे में अलजेब्रिक वे में और ग्राफिकली दोनों तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा। तो रिप्रेजेंट करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, यहाँ एप्पल्स भी है और क्या है, एप्पल्स भी है और ग्रेप्स भी है। तो ये दोनों तरीके के फल है। अच्छा, एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। तो ये एप्पल्स को कितने वजन में 2 kg, अगर 2 kg एप्पल्स को ख़रीदा जाए और ग्रेप्स को 1 kg अगर लिया जाए, यहाँ वेट में हम लिख रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट 160 रुपीज़ का है। ये 160 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट, यहाँ टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट आ रहा है इतना। अच्छा, 160 रुपीज़ आफ्टर अ मंथ, यानी कि एक महीने के बाद अगर देखा जाए द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी 4 kg एप्पल्स लें और 2 kg ग्रेप्स, अगर 2 kg ग्रेप्स लें तो उसी का कॉस्ट कितना आ रहा है 300 रुपीज़, 300 रुपीज़। तो इस तरीके का यानी हम लोगों को इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग पहले। तो इसमें 2 वेरिएबल्स को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ हम मिटाना चाहेंगे। क्या है कि मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg क्या है ग्रेप्स एंड द कॉस्ट ऑफ लिखना चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि ये क्रम से इस तरीके का है कि अगर 1 kg एप्पल हम खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट आ गया एक्स रुपीज़, और अगर 1 kg ग्रेप्स खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट है वाई रुपीज़। ये हो गया, और ये 1 kg का तो यहाँ लिख दिए हैं ये, ठीक। 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट एक्स रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट वाई रुपीज़, ये दोनों क्रम से हम लोग मान लिए। अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो केस फर्स्ट क्या है हम लोगों के पास, केस फर्स्ट है कि 2 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स की कीमत यानी एक्स रुपीज़, 2 kg एप्पल्स है तो 2x हो जाएगा, और 1 kg है यानी 1 kg ग्रेप्स है तो 1 kg ग्रेप्स का कीमत यानी कॉस्ट वाई रुपीज़ ही हो जाएगा, और टोटल मिला के इसका कॉस्ट आया था 160 रुपीज़। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर दिए। और सेकंड केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स की कीमत एक्स रुपीज़, तो यहाँ 4 kg है तो 4x प्लस उसमें 2 kg ग्रेप्स है, 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट 2y, और इस तरीके से टोटल कॉस्ट आ गया था 300 रुपीज़। हमको कॉस्ट में दिखाना है कि टोटल कॉस्ट 300 है, तो इसमें यहाँ भी कॉस्ट लिखना होगा, यहाँ भी कॉस्ट, तब ना प्लस करके हम लिखेंगे कि ये
कॉस्ट ही है ये टोटल। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2 kg प्लस फलान, जो भी केजी लिखा हुआ है तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इतना होगा, वो जोड़ के नहीं लिख सकते हैं कि फलाने फलाने चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम ये रिप्रेजेंट कर दिए दोनों इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका ये लास्ट ही क्वेश्चन था। अब अगला देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।